हेलो स्टूडेंट। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में समझाया था। आज हम अंत्योदय अन्न योजना से शुरू करेंगे। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। तो इस योजना में जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उस वितरण प्रणाली में जितने भी निर्धनता रेखा से नीचे के जो परिवार आते थे, उन परिवारों में से 1 करोड़ लोगों को ले लिया गया। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। तो जो भी गरीब परिवार, जो 1 करोड़ लोगों को चुना गया, इसको सर्वेक्षण के माध्यम से चुना गया। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। तो इन परिवारों को, जो ये 1 करोड़ परिवार थे, इन परिवारों में से प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अब अनाज की मात्रा 2 अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें से 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। अब जैसे ही जून 2003 में 50 लाख परिवार और अगस्त 2004 में 50 लाख परिवार जो बीपीएल परिवार थे, उनको जोड़ दिया गया। तो इस तरह जो ये परिवारों की संख्या है, जो 1 करोड़ थी, अब 2 करोड़ हो गई। साय की सब्सिडी वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। साइकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। अब साइकी क्या होती है? साइकी सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। साइकी सरकार इसलिए देती है ताकि जो गरीब वर्ग होता है, उनको भी कोई भी वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए। तो सरकार क्या करती है? साइकी का भुगतान करती है। मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो जो उत्पादक है उसको मान लीजिए उस वस्तु की लागत आ रही है 10 रुपये। अब और वह उसे मार्केट में मान लीजिए 4 रुपये में बेच रहा है। तो जो उपभोक्ता है वह उसे 4 रुपये में खरीद रहा है, जबकि लागत आ रही है 10 रुपये। तो जो बचे हुए 6 रुपये है, उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से उत्पादक को भी अपनी वस्तु की कीमत मिल जाती है और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है? सरकार उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए ये किया जाता है और साय के द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए भी ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता को कम कीमत पर सामान मिल जाता है। अब ये आरेख दिया गया है जो भारतीय खाद्य निगम 2018 बफर स्टॉक का है। इसमें 1 जुलाई 2017 से ये लिया गया है। तो इसमें जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये तो बफर स्टॉक की है। ये बफर स्टॉक की लाइन दी गई है, जबकि ये एक्चुअल स्टॉक की है। तो इससे देखने से पता चलता है कि जो भारत में जो खाद्य निगम है, उसमें एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा है। इसके बाद है वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। तो ये हमने आरेख में ही देख लिया कि जो एफसीआई था, भारत का खाद्य निगम था, उनके पास गेहूं चावल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। ये भी हमने देखा डायग्राम में कि बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है, क्योंकि जो बफर स्टॉक होता है, अगर वह है ना जनता तक नहीं पहुंचता, तो कई बार क्या होता है, वह गोदाम में पड़ा ही खराब हो जाता है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त
उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। अब मान लीजिए सरकार क्या करती है, विशाल खाद्य स्टॉक कर लेती है, तो उसका भंडारण क्या होता है, बर्बादी का है, क्योंकि वो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। और पड़े पड़े खराब होने में या तो उनको चूहे खा जाते हैं या फिर उनमें कीड़े लग जाते हैं। अब जैसे ही कीड़े लग जाते हैं तो जो अनाज की गुणवत्ता होती है उसमें भी ह्रास हो जाता है। और उसके अलावा भी जो विशाल खाद्य स्टॉक होता है उसका रखरखाव ज़्यादा होता है, तो ऐसे रखरखाव की लागत भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि विशाल जो खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादकों राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। अब जैसे वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत, जैसे मतलब जो सरकार द्वारा जो समर्थित कीमत होती है अगर वो बढ़ जाती है तो अनाज की खरीदारी पर प्रमुख अनाज उत्पादक जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश है, ये प्रमुख अनाज के उत्पादक है जिसका दबाव बन जाता है सरकार के ऊपर। इसके अलावा चूँकि खरीदारी को समर्थ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया। अब वो उन अपनी जो खेती है उन पे क्या करते हैं, धान को जो मोटे अनाज है उनको तो उपजाते नहीं है, बल्कि उसकी जगह गेहूं और चावल को उपजाते हैं। तो धान की जो खेती है के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में भी गिरावट आई है। अब जो मोटे अनाज है वो तो किसका स्रोत है, गरीबों के का प्रमुख स्रोत है। तो धान की जो खेती है उसके लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण, तो उसमें जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होती है, तो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होने से पर्यावरण और जल स्तर दोनों में गिरावट आ गई, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली की अनुरक्षण लागत बढ़ गई। अब जब न्यूनतम समर्थित कीमत बढ़ गई तो सरकार जो इन खाद्यान्नों के बदले में जो ये कीमत देती है उनकी लागत भी बढ़ गई, और एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया। तो जब पहले ही न्यूनतम समर्थित कीमत बढ़ गई तो परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया। NSSO ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किग्रा वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किग्रा वर्ष 2011-12 में हो गया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किग्रा से घटकर 4.49 किग्रा 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुनी हो गई। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाजों को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना ऐसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। अब घटिया अनाज कौन खरीदेगा, तो राशन की दुकानों पे जो अनाज है वो घटिया किस्म का होने के कारण वो बिक नहीं पाता है। ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकान इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में इन अनाज का जो विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का निश्चित कोटा होता था। अब कोटा का अर्थ होता है मात्रा, तो एक निश्चित मात्रा में ही हर व्यक्ति को, हर परिवार को जो ये सामग्री होती है वो दी जाती थी। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आप जो निम्न 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले ये नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार
राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित होता था, उनकी मात्रा जो होती थी वो निश्चित होती थी। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी सी अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले TPDS की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। APL परिवारों के जो गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार होते हैं के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची है जितने खुले बाजार में। इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है, इसलिए वे उन दुकानों पर नहीं जाते और जो अनाज है वह पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। इसके बाद है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्य की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। उदाहरण तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। तो जो सहकारी समितियां होती है वह क्या करती है, वह जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसको कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराती है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसमें देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के एक अनेक उदाहरण हैं और जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई। तो ऐसी सरकारी समितियां होती हैं जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, जो कम दर पर उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराती है। इसी तरह महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ADS गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश रंग ला रही है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिलती है। तो आज ये हमारा चैप्टर के साथ हमारी ये जो बुक है अर्थशास्त्र की, ये भी ख़त्म होती है। थैंक यू।